बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या करते हैं, आपको जो मैंने असाइनमेंट दी है, इस असाइनमेंट की अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम मैं कुछ आपको सोल्व करता हूँ। देखो ध्यान से, हमने जो भी ये फॉर्मूला पढ़ा है एस एन का, कि एक एपी की एन टर्म्स का जो जोड़ होता है वो n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या तो इस एक्सप्रेशन की मदद से कैलकुलेट होता है। इस एसएन का मतलब है आपकी एपी की पहली एन टर्म्स का टोटल जोड़, या फिर दूसरा एक्सप्रेशन क्या होता है एसएन का, एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी। ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन है। ये क्या बताते हैं, आपकी एपी की पहली एन टर्म्स का टोटल सम बताते हैं। इफ यू नो द कॉमन डिफरेंस then you apply this, and if you know the last term then you apply this to calculate the first term sum of first n terms of the given AP। अब देखो, जो आपको असाइनमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सोल्व द इक्वेशन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है कि आप इस इक्वेशन को सोल्व करिए। क्या है ये, 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 अप टू, ये सीरीज कहां तक जाती है, x तक जाती है, और सम कितना है इसका, 287। मतलब हमसे क्या कहता है कि आप इस इक्वेशन को सोल्व करिए। ये क्या है, एक इक्वेशन है। ये क्या है आपके पास, यहां पर एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब बेटा, ये इक्वेशन जिस वेरिएबल में है उस वेरिएबल की वो सारी पॉसिबल वैल्यू कैलकुलेट करना जो इस इक्वेशन को क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं। अब ये किस में है, एक्स वेरिएबल के अंदर, क्योंकि ये जो सीरीज है इसका अगर आप जोड़ करेंगे तो आपको यहां से x का क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा। जब आप इसका जोड़ करोगे तो ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, x वेरिएबल की इक्वेशन साफ साफ नजर आएगी। देखो 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 कहां तक जाती है, ये x तक, और जोड़ कितना है 287। अभी आपको x वेरिएबल दिखाई देता है लेकिन अच्छे से x की इक्वेशन दिखाई नहीं देती। वो कब दिखाई देगी, जब लेफ्ट साइड की सीरीज का आप सम कैलकुलेट कर दोगे। क्यों, क्योंकि इस x वेरिएबल की इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, वो एपी की इन टर्म्स के सम के इक्वल है। इस x वेरिएबल की इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड है वो एपी की इस सीरीज का क्या है, इस एपी की इस सीरीज के सम के इक्वल है। तो आपको अगर इस x वेरिएबल की इक्वेशन को जनरेट करना है तो ये 1, ये 4, ये 7, ये 10, तो दिस इज द एपी सीरीज। ये क्या है, एक सीरीज है, लेकिन ये सीरीज किस में है, एपी में। ठीक है, तो हमें इसका क्या करना होगा, सम कैलकुलेट करना होगा, इस एपी सीरीज का सम कैलकुलेट करना होगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर आपको एक एपी सीरीज का जोड़ कैलकुलेट करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस एपी सीरीज के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हम उस एपी सीरीज की कितने टर्म्स को जोड़ना चाहते हैं तो फिर हम किसका कितने टर्म्स का जोड़ करेंगे। तो हमें पहले ये पता करेंगे कि इस एपी सीरीज में जो एपी सीरीज 1 से शुरू होती है और x पे जाके खत्म होती है, इस एपी सीरीज में टोटल टर्म कितनी है। अब मैंने आपको याद करो ये चीज बताई थी कि किसी सीक्वेंस या सीरीज के अंदर अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी है और उस सीरीज या सीक्वेंस की आपको लास्ट टर्म पता है तो कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द लास्ट टर्म। आप इस x की पोजीशन निकाल लीजिए, क्योंकि x आखिर की टर्म है इसकी, मतलब इस सीरीज की सबसे आखिर की टर्म कौन है, x की जो पोजीशन होगी इस सीरीज में उतनी ही नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, अब x की पोजीशन कैसे निकालेंगे, किसी एपी सीक्वेंस या सीरीज की लास्ट टर्म की पोजीशन कैसे निकालेंगे, उस लास्ट टर्म को tn की जगह रखेंगे। tn की जगह जो भी चीज लिखी रहती है या tn जिसके इक्वल लिखा रहता है उस इक्वेशन से जो n आता है वो n से tn की वैल्यू के पोजीशन बताता है। मतलब tn की जगह आप x रखिए और n निकालिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू x। a कौन 1, n माइनस 1, d कौन है 4 माइनस 1, किसी भी अगली टर्म में से पिछली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, d मिल जाएगा 3n माइनस का 3 दैट इज इक्वल टू x। तो 3n माइनस 2 इक्वल टू x, तो 3n इक्वल टू x प्लस 2, यहां से मेरे को n मिलेगा x प्लस 2 बाई 3। n रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ दिस x इन दिस सीरीज। तो ये जो x है ये इस सीरीज में x प्लस 2 बाई थर्ड पोजीशन पर है। तो अगर इस
x की पोजीशन, क्योंकि tn की जगह जब मैंने x रखा तो n की वैल्यू क्या आती है, x प्लस 2/3। तो ये जो tn की जगह वैल्यू रखी आपने x, n उसका क्या बताएगा, x का पोजीशन। तो x का पोजीशन क्या है इस सीरीज में, x आपकी इस सीरीज के अंदर x प्लस 2/3 टर्म है। तो इसका मतलब मेरी ये जो सीरीज है, ठीक है, जिसके अंदर मेरे को कितनी टर्म मिली है, x प्लस 2/3 टर्म है। अगर इस सीरीज के अंदर x प्लस 2/3 टर्म्स है तो मेरे को क्या कर देना है, इस लेफ्ट साइड की इस सीरीज की x प्लस 2/3 टर्म्स का जोड़ कर देना है। इस सीरीज के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स, इस लेफ्ट साइड की सीरीज के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, x प्लस 2/3। जो tn की जगह x रखने पर n आया है वो n नंबर ऑफ टर्म, भैया n क्या बता रहा है, x की पोजीशन। x की जो पोजीशन है उतनी ही टर्म है इस सीरीज के अंदर। अगर ये x आपका x प्लस 2/3 पोजीशन पर है तो 1 2 3 अप टू कर कितनी टर्म है इसमें, x प्लस 2/3। अब बताओ इसका मतलब इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड में क्या है, x प्लस 2/3 टर्म्स की सीरीज का जोड़। अब x प्लस 2/3 टर्म्स की सीरीज का जोड़ हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या जानते हैं, एक एपी की n टर्म्स का जोड़। तो ये जो एपी सीरीज है इसकी कितने टर्म का जोड़ करना है, x प्लस 2/3 टर्म्स का जोड़ करना है। तो बताइए आपको लास्ट टर्म पता है या कॉमन डिफरेंस पता है, या कॉमन डिफरेंस भी पता है लास्ट टर्म भी पता है, तो हम वही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। इस एपी से इस लेफ्ट साइड की एपी सीरीज का जोड़ क्या होगा, इस लेफ्ट साइड की एपी सीरीज का जोड़ क्या होता है ना, किसी भी एपी सीरीज की जो एपी सीरीज का जोड़ क्या होता है, उस एपी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म डिवाइड बाय 2, उस एपी सीरीज की फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दैट इज इक्वल टू 287। इस एपी सीरीज की नंबर ऑफ टर्म कितनी है, x प्लस 2/3 डिवाइड बाय 2 इनटू फर्स्ट टर्म 1 लास्ट टर्म x दैट इज इक्वल टू 287। अब ये क्या बन गया, ये 3 तो नीचे ही आ जाएगा, तो x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 287। अब ये 6 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, 287 से करो। तो इन दोनों फैक्टर की अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो x प्लस 2 इंटू, अभी नहीं कर रहा हूं मैं, x प्लस 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48 और 4 कितना हो गया 52, 6 2 जा 12 और 5 17। अब सोल्व करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 प्लस का x, 2 इंटू एक्स प्लस का 2x, 2 इंटू 1 प्लस का 2, 17 22। यहां से आपके पास x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 720। 2 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1720 इक्वल टू 0। ये आपके पास x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये जो सीरीज है 287 के इक्वल, ये x वेरिएबल की एक इक्वेशन है। ये जिस x वेरिएबल की इक्वेशन को ये सिस्टम रिप्रेजेंट करता है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको सोल्व करो आप, x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 720 इक्वल टू 0। अगर मान लो x की किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप डायरेक्टली मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पा रहे हो, अब इसका सॉल्यूशन करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो लीनियर फैक्टर की प्रोडक्ट में फैक्टराइज करोगे, मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे। अगर मान लीजिए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हो और उसकी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पाते हो तो फिर उसके रूट्स या उसके सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करोगे, बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस x वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दोनों वैल्यूज अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसके इक्वल आएंगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और डिवाइड बाई 2a, यही आएंगे ना। a कौन है इस इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b कौन है x का कोफिशिएंट, c कौन है कांस्टेंट टर्म विद साइन। अब बताइए, रखिए यहाँ पर x की दोनों वैल्यू क्या आएंगी, माइनस का b माइनस 3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 9 माइनस 4a1 c माइनस 1720, तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस 1720 वाला माइनस इस बीच वाले माइनस को प्लस कर देगा 2a1। तो ये आपके पास क्या आता है, x की जो दोनों वैल्यूज है माइनस 3 प्लस माइनस रूट 9 प्लस, अगर मैं 4 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 0, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 4 1 जा 4 और 1 6 डिवाइड बाई 2। अब बस x की क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से जो दोनों x की वैल्यू आती हैं उसमें आपको ये जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। अब ये नंबर कौन है, 688 प्लस 9, इसका मतलब ये नंबर आपका 6889।
अब इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा हमें। कैसे निकालेंगे? आपको छोटी क्लासेस में सिखाया गया होगा। पेयर बनाइए, किधर से? राइट साइड से। 2 पेयर बन गए पूरे। बताइए वो नंबर कौन है जिसको मैं खुद के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट इस 68 के नजदीक चला जाएगा, सबसे नजदीक जाएगा। 8 8 64, 8 8 जा 64, इसके सबसे नजदीक जाएगा 4। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो या इसके अंदर खुद को जोड़ दो, 489। समझ में आ गई? मतलब ये नंबर अपने आप में ऐड हो जाएगा, 16 आएगा। अब बताओ किस नंबर को मैं यहाँ इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूं लिख करके कि 489 आ जाए 3 को। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 और 3 1 जा 3 और 4। आपके पास सब्ट्रैक्ट करने पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। तो इसका मतलब इस 68 89 का जो स्क्वायर रूट है वो 83 है। तो इसका मतलब x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक तो -3 प्लस माइनस 83 इसका स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। तो कितनी x की वैल्यू हो गई? 2। एक तो -3 प्लस 83 डिवाइड बाई 2 और एक -3 माइनस 83 डिवाइड बाई 2। बताओ यहां से जो एक x की वैल्यू आती है वो कितनी आई? 80/2, 80/2 40। यहां से जो आएगी वो माइनस का 86, माइनस का 86 डिवाइड बाई 2। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो कितनी आएगी? माइनस का 42। एक x की वैल्यू 40 आती है, एक x की वैल्यू माइनस का 42 आती है। नंबर ऑफ टर्म्स बेटा क्या नहीं होती? नेगेटिव नहीं होती। तो इसका मतलब इस वैल्यू को रिजेक्ट करोगे। समझ में आई? क्यों? क्योंकि ये x क्या है? ये x क्या है? ये आपके पास नहीं, यहां नंबर ऑफ टर्म नहीं है बेटा, सॉरी। ये जो x है वो इस इक्वेशन में क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 4 7 10। कैसी सीरीज है ये? इंक्रीजिंग। तो ये तो इसकी किसी पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये वैल्यू क्या नहीं होगी? नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है, p है पॉजिटिव के अंदर। अगर ये पॉजिटिव के अंदर इंक्रीजिंग सीरीज है तो ये जो नंबर है x, ये क्या नहीं होगा? नेगेटिव नहीं होगा। जैसे जैसे ये 3 के कॉमन डिफरेंस से बढ़ रही है, तो अगर ये नेगेटिव नहीं होगा तो x की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी? प्लस का 40। ठीक है, मेरे को अगले क्वेश्चन का ध्यान रह गया। इसका मतलब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कितना आएगा? x इज इक्वल टू 40 आएगा। समझ गए? एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया। तो इस तरीके से वो एक इक्वेशन को भी आपसे सोल्व करवा सकता है। अब देखिएगा जो नेक्स्ट टाइप हो, मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करूंगा, आप उसके बाद प्रैक्टिस करिए इस एसन के एक्सप्रेशन की। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट टाइप है इसी का जो एसन का यूज है उसको देखिएगा आप। देखो वो क्या कहता है? द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 5n स्क्वायर प्लस 3n। सेकेंड क्वेश्चन, इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन पहले भी कर चुका हूं। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 5n स्क्वायर प्लस 3n। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसका एक क्वेश्चन मैं कर चुका हूं पहले भी। 5n स्क्वायर प्लस 3n if its mth term is, if its mth term is, अब वो क्या कहता है? if its mth term is 168। ठीक है, find the value of m, find the value of m, also find 20th term, also find the 20th term of this AP। अब एक बार मैं फिर समझाते हैं उस कंसेप्ट को कि जब हमें किसी एपी की n टर्म्स तक के जोड़ का एक्सप्रेशन गिवन होता है, वो एक्सप्रेशन जो किसी एपी की n टर्म्स तक का डायरेक्ट जोड़ बताता है बाय पुटिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n। ठीक है, अब देखिए ये आपको जो दिया है बेटा 5n स्क्वायर प्लस 3n, ये इस गिवन एपी का Sn है 5n स्क्वायर और प्लस का क्या 3n। समझ भाई, ये इस एपी का क्या है? Sn। Sn का मतलब ये इस एपी की n टर्म्स तक का डायरेक्ट जोड़ बताएगा। कैसे? अगर मैं इस Sn के अंदर n की जगह 50 लिखूंगा तो ये मुझे इस एपी की पहली 50 टर्म का जो टोटल जोड़ आता है वो डायरेक्ट बता देगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने इस Sn के अंदर n की जगह 20 लिखा तो ये क्या बताएगा? ये जिस एपी का Sn है उसकी पहली 20 टर्म का टोटल जोड़ बताएगा, पहली 20 टर्म का। ये ध्यान रखना, Sn रिप्रेजेंट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब बताइए इसका यूज कैसे किया जाता है? मतलब Sn का यूज करके हम किसी एपी का कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्यों? क्योंकि अगर
आपको किसी एपी का एसएन दिया है तो उसकी मदद से आप उस एपी का फर्स्ट टर्म निकालो और कॉमन डिफरेंस निकालो। जब किसी एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ जाता है फिर उसकी कोई भी टर्म निकाली जा सकती है या उस एपी का कोई भी इंफॉर्मेशन लिया जा सकता है। देखो ये एसएन है, अगर मैं इस एसएन एक्सप्रेशन के अंदर एन की जगह 1 पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा S1, 5 इंटू 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 तो 5 प्लस 3 दैट इज 8। अब ये अगर n टर्म्स के जोड़ को बता रहा है एपी का तो S1 क्या हुआ, एपी की एक टर्म का जोड़। Sn क्या होता है, एपी की n टर्म्स का जोड़। n1 लिख दिया तो इसका मतलब S1 का मतलब एपी की एक टर्म का जोड़। बेटा एपी की एक टर्म के जोड़ का मतलब क्या हो गया, वो पहली टर्म नहीं, एपी के एक टर्म का क्या जोड़ करोगे वो खुद ही आएगी। अगर मैं n की जगह 2 पुट करता हूं इसी Sn में तो S2 कितना आएगा, 5 इंटू 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 तो ये कितना हो जाएगा 5, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 20 प्लस 3 इंटू 2 6 दैट इज 26। अब ये आपने गौर से देखना है, S2 का मतलब होता है आपकी जिस एपी की चर्चा आप कर रहे हो, ठीक है, आपकी जिस एपी की आप चर्चा कर रहे हो उस एपी की S2 का मतलब है पहली और दूसरी टर्म का जोड़। S2 का मतलब दो टर्म का जोड़, जिस एपी की बात हो रही है उस एपी की पहली दो टर्म का सम। Sn होता है पहली n टर्म्स का सम, तो S2 होगा आपकी जिस एपी की बात हो रही है उसकी पहली 2 टर्म्स का सम। अब S2 का क्या मतलब हुआ, अगर S2 पहली 2 टर्म्स का सम है तो ये तो पहली और दूसरी T1 और T2 का जोड़ है 26। T1 कितना आ रहा है आपके पास 8 प्लस T2 दैट इज इक्वल टू 26, तो T2 आएगा यहां से 26 माइनस का 8 दैट इज इक्वल टू 18। ठीक है, ये क्या आ गया T2। जब आपको T2 मिल गया T1 मिल गया तो D क्या होता है, T2 माइनस T1 D कहलाएगा। ठीक है, अगर ये AP का T2 और T1 है तो T2 है 18 T1 है 8 तो कॉमन डिफरेंस इस AP का कितना मिल गया 10। तो देखो इस Sn की मदद से इस AP का T1 T2 और कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये मैंने आपको समझा दिया है। अब इस एपी की कौन सी टर्म पूछ रहा है, वो 20th टर्म, तो आप Tn का यूज करो। Tn क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इस एपी की 20th टर्म, a कौन है इस एपी का फर्स्ट टर्म 8 n माइनस 1, ठीक है ना, कौन सी टर्म निकालनी है 20th टर्म, तो जिस पोजीशन की वैल्यू निकालनी है वो पोजीशन n की जगह रखो। d कितना है 10, कॉमन डिफरेंस कितना आया था 18 माइनस 8 10, तो T20 कितना जाएगा 8 प्लस 19 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो 8 प्लस 190 दैट इज इक्वल टू बेटा 198। समझा, ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम किसी भी गिवन एपी का जो Sn है उस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, उस एपी का फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और सेकेंड टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो थर्ड टाइप, ये हमने सेकंड टाइप कर दिया Sn का यूज करके, किस तरीके से हम ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखिएगा जो हमारी इसी की थर्ड टाइप है। देखो, इफ Sn denotes the sum of first n terms of an AP, if Sn denotes the sum of first n terms of an AP, first n terms of an AP, अगर Sn किसी AP की पहली n टर्म्स के जोड़ को रिप्रेजेंट करता है then prove that, तो वो क्या कहता है कि आप ये प्रूव करो कि S30 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ H20 माइनस S10। ये वो आपसे क्या करवाता है, प्रूव करवाता है। अगर Sn किसी एपी की पहली n टर्म्स के जोड़ को रिप्रेजेंट करता है तो ये प्रूव करिएगा कि उस एपी की 30 टर्म का जोड़ 3 टाइम्स ऑफ S20 माइनस S10 के इक्वल आता है। अब इस चीज को हम कैसे प्रूव करेंगे, देखो Sn क्या रिप्रेजेंट करता है, एपी के n टर्म्स के जोड़ को। तो ये जिस एपी की बात कर रहा है बेटा, मैं मान लेता हूं उस एपी का फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है। ये जिस एपी की बात कर रहा है उस एपी का मैं मान लेता हूं फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस कितना है d, तो Sn क्या होगा उस एपी का n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d। यही होगा ना इस एपी का जिसका फर्स्ट टर्म a है और जिस एपी का कॉमन डिफरेंस d है उस एपी का Sn यही होगा। अब अगर मेरे को ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है तो मैं इस एक्सप्रेशन की लेफ्ट साइड और राइट साइड Sn की मदद से इक्वल प्रूव कर देता हूं। बताइए
इस एक्सप्रेशन की लेफ्ट साइड क्या है, S30। Sn से S30 क्या आएगा, Sn पता है आपको, एपी की पहले n टर्म का जोड़, इसमें n की जगह 30 रख दो, S30 आ जाएगा। 2a 29d, n की जगह 30 रखिएगा, 15, तो 15 इंटू 2 30a प्लस 15 इंटू 9 29d, ठीक है। तो ये आ जाएगा 30a प्लस ये कितना होगा, 29 को आप 15 से मल्टीप्लाई करिए, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 और 4 14, 1 2 9 जा 1 9, 1 2 जा 2 5 3 4 435d, ये आ जाएगा। ये क्या है, लेफ्ट साइड है। अब इसी एक्सप्रेशन की क्या करेंगे आप, राइट साइड कैलकुलेट करिए। अब जो राइट हैंड साइड है उसको बताओ क्या है, 3 टाइम्स ऑफ S20 माइनस S10, बताओ 3 टाइम्स ऑफ व्हाट इज S20, Sn में जहां भी n है वहां 20 रख दो, S20 मिल जाएगा, 20 बाई 2 2a 20 माइनस 1 19d, दिस इज S20 माइनस S10 10 बाई 2 2a प्लस 10 माइनस 1 9d, ये आपके पास क्या है, S20 माइनस S10। अब इसको सोल्व करिएगा, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो इधर लिख लेता हूं, कितना आएगा, 30 तो सबसे बाहर है ना, 3 टाइम्स 30 नहीं है बेटा, ये 3 टाइम्स है, ठीक है। ये कितना हो गया, 10 अंदर जाएगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 20a करेगा प्लस 10 आगे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 190d, ठीक है। ये 2 5 जा 10, 5 इंटू 2a 10a माइनस का 10a, उससे आगे जाएगा अगर 5 तो 945 माइनस का 45d, यही आएगा। तो 3 टाइम्स ऑफ ये हो गया प्लस का 10a, दोनों को जोड़ोगे तो प्लस का 10a बचेगा और प्लस का 145d बचेगा, ठीक है ना। तो 3 अंदर जाएगा तो 30a, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 1 3, 3 1 जा 3 और 1 4, यही आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो अगर Sn की मदद से इस तरीके का सम का एक्सप्रेशन वो प्रूव करवाता है तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल प्रूव कर देंगे, ठीक है, ए और डी की फॉर्म में, क्योंकि ए और डी तो हमें दिया हुआ है नहीं, कई बार वो ए और डी आपको दे देता है। तो इस तरीके से हम Sn का इस एक्सप्रेशन को प्रूव करने में यूज करते हैं, ठीक है। अब आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। ये जो सीरीज आपको गिवन है इसकी n टर्म्स का जोड़ कैलकुलेट करवा रहा है। क्या है आपकी सीरीज, 4 माइनस 1 बाई एन प्लस 4 माइनस 2 बाई एन प्लस 4 माइनस 3 बाई एन प्लस, ऐसे चलता चला जा रहा है, ठीक है। और इस सीरीज में यूं चलते चलते ये कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। इस सीरीज की n टर्म्स तक का जोड़ कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, हमें तो एक ही सीरीज का जोड़ आता है, वो कौन है, एपी है। तो क्या ये एपी है, नहीं, अभी तो आपको नजर नहीं आ रही। अरे अभी क्या दिख रही है आपको, इसमें n टर्म्स किस तरीके से हैं, ये जो इस सीरीज की पहली ये जो ब्रैकेट है ना पहला, इस सीरीज के अंदर वो n टर्म्स कैसे बोल रहा है, ये जो पहला ब्रैकेट है ये इसकी एक टर्म है a1, ये इस एपी की क्या है, इस सीरीज की क्या है, सेकंड टर्म है a2, ये इस सीरीज की क्या है, थर्ड टर्म है a3। समझ भाई, ऐसे ऐसे एक ब्रैकेट इस सीरीज में एक टर्म है तो इसमें क्या होगा आपका nth ब्रैकेट भी होगा। तो इस तरीके से इस सीरीज में कितनी ब्रैकेट है, n, एक ब्रैकेट क्या, एक टर्म, तो n ब्रैकेट का जोड़ है, इसका मतलब n टर्म्स का जोड़ है। इस सीरीज की n टर्म्स के जोड़ का मतलब इस सीरीज की इन n ब्रैकेट्स का जोड़। अब मैं ब्रैकेट के साथ तो मैं इन n टर्म्स का जोड़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये ब्रैकेट तो मेरे को क्या नहीं बताते, एपी या जीपी, कुछ मतलब एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हम पढ़ रहे हैं उसको रिप्रेजेंट नहीं करते। अगर आसानी से मैं इसका जोड़ कैलकुलेट करना चाहूं वैसे भी कर सकते हो, अगर ब्रैकेट के साथ लेके चलो, ठीक है, तो भी आ सकता है। लेकिन आपको ज्यादा आसानी किसमें है, आप इसको सेपरेट कर दो। कैसे, देखो एक तरीका है ये, 4 4, हर ब्रैकेट की पहली पहली क्रम उठा लो, सब ब्रैकेट की पहली पहली क्रम क्या है, 4, कितनी बार जुड़ेगा 4, अगर ये n ब्रैकेट्स का जोड़ है, हर ब्रैकेट में 4 है तो कितने 4 जुड़ गए, n टाइम्स, ये कितनी टर्म्स होंगी 4 की, n। उसके बाद पहली ब्रैकेट के पास क्या है, माइनस का 1 बाई एन, ठीक है, दूसरी ब्रैकेट के पास माइनस का 2 बाई एन,
तीसरी के पास माइनस का 3/n, ये ऐसे माइनस का आगे चलता जाएगा। ये भी कितने टर्म्स होंगी, कितनी बार जुड़ेगा ये भी n टर्म्स होंगी। क्यों? क्योंकि n ब्रैकेट्स हैं, हर ब्रैकेट के पास दो दो टर्म है, तो हर ब्रैकेट की पहले पहले टर्म का जोड़ भी n टाइम्स होगा और हर ब्रैकेट की दूसरी दूसरी टर्म का जोड़ भी n टाइम्स होगा। अब ये बताइए 4 मैं कॉमन लूंगा सब में से, तो 1 + 1 + 1 कितनी टर्म्स होंगी, ये 1 की n टर्म्स। ठीक है, सब में से माइनस कॉमन ले लो, क्या अरे 1/n कॉमन ले लो, क्या बचा 1 + 2 + 3, अब 2 कितने टर्म्स होंगे, ये n टर्म्स। ठीक है, अब बताना तू 4 ये कितनी बार 1 जुड़ रहा है, n बार 1 जुड़ रहा है। ठीक है, अगर 1 को 5 बार जोड़ते हो तो 5 आता है, 1 को 6 बार जोड़ोगे तो 6 आएगा जोड़, 1 6 बार 7 बार जुड़ेगा तो 7 आएगा, अगर 1 n टाइम जुड़ेगा तो n 1 का जोड़ n आएगा, -1/n इंटू ये क्या है, ये तो एपी है, जिसे ये जो आपके पास सीरीज है ये कैसी कौन सी है, एपी सीरीज है। अब इस एपी सीरीज की कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है, तो एक एपी सीरीज के n टर्म्स का जोड़ कर लो, n/2 2 इंटू a1 n-1 d कितना है इस एपी का 2 - 1 1। ठीक है, तो ये कितना बन गया 4n -1/n इंटू n/2 2 + n-1, n से n कैंसिल, तो ये हो गया 4n -1/2 n + 1। तो दिस इज द सम ऑफ दिस सीरीज अप टू n टर्म्स। ये इस सीरीज का आसानी से आप इस तरीके से n टर्म्स तक का जोड़ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपकी नेक्स्ट टाइप है। ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं मैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जो क्वेश्चन नंबर आपके पास इसका जो मैंने किया है इससे अलग, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सीबीएसई में ये जो अभी मैं करूंगा ये क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक है, 5th क्वेश्चन देखिएगा, वो क्या कहता है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द टू सीरीज इन एपीआर, वो क्या कहता है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ the sum of n terms of two series in AP are the sum of n terms of the two series in AP are in the ratio ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ध्यान से समझना आप इस चीज को, बुक में कैसे दिया उसको रट्टा नहीं मारेंगे आप। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द टू सीरीज इन द AP are in the ratio 5n + 4 रेशियो 9n + 6। ठीक है, दो एपी सीरीज हैं, उनकी n टर्म्स तक के जोड़ का रेशियो ये दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 13th टर्म्स, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 13th टर्म्स। ठीक है, उनकी मतलब उन दोनों एपी की 13th टर्म्स का रेशियो कैलकुलेट करिए, क्या आएगा। अब समझो तुम कि क्या है, ये दो एपी की n टर्म्स तक के जोड़ का रेशियो है। कितनी एपी है, दो एपी सीरीज है, तो मुझे नहीं पता कि दोनों एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कितना है। मैं मान लेता हूं कि पहली एपी का फर्स्ट टर्म a1 है, कॉमन डिफरेंस d1 है। ठीक है ना, ये किसकी बात है, फर्स्ट एपी की। ठीक है, मुझे नहीं पता सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, मैं सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म a2 मान लेता हूं और कॉमन डिफरेंस क्या मान लेता हूं, d2। मुझे क्या दिया गया है, दोनों एपी की n टर्म्स तक के जोड़ का रेशियो। मैं पहली एपी की n टर्म्स तक के जोड़ को SN1 से रिप्रेजेंट करता हूं और दूसरी एपी की n टर्म्स तक के जोड़ को SN2 से रिप्रेजेंट करता हूं। तो मुझे क्या दिया गया है, SN1/SN2 5n + 4/9n + 6। ये मुझे दो एपीज की n टर्म्स तक के जोड़ का रेशियो है। तो ये मेरे को SN1 मान लिया मैंने पहली एपी की n टर्म्स तक का जोड़, और SN2 मान लिया मैंने दूसरी एपी की n टर्म्स तक का जोड़। तो दोनों एपी की n टर्म्स तक के जोड़ का रेशियो गिवन है। अब इस रेशियो का यूज करके मेरे को क्या करना है, दोनों एपी की 13th पोजीशन की वैल्यूज का रेशियो निकालना है। मतलब पहली एपी में 13th टर्म होगी कुछ ना कुछ, दूसरी एपी में भी 13th टर्म होगी। तो इसका मतलब मेरे को कैलकुलेट करना क्या है, T13 1/T13 2 का रेशियो।
मतलब दोनों एपी की 13th टर्म का रेशियो, मतलब पहली एपी में 13th टर्म डिवाइड बाय दूसरी एपी में जो 13th टर्म है वो कैलकुलेट करना है। मतलब दोनों एपी की 13th पोजीशन की जो वैल्यूज है उनका रेशियो निकालना है। अब ये समझ लीजिएगा बड़े गौर से कि जब हमें दो एपी की एन टर्म्स तक के जोड़ का रेशियो गिवन हो तो हम उन दोनों एपी की किसी सेम पर्टिकुलर टर्म का रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब हमें दो एपी की एन टर्म्स तक के जोड़ का रेशियो गिवन हो तो उन दोनों एपी की एक पर्टिकुलर पोजीशन, ठीक है, एक पर्टिकुलर पोजीशन कहो या यूं कहो कि उन दोनों एपी की सेम पोजीशन की वैल्यूज का रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। मतलब पहली एपी की 18th टर्म डिवाइड बाय दूसरी एपी की भी 18th टर्म का रेशियो अगर वो पूछे, पहली एपी की 17th टर्म का रेशियो वो दूसरी एपी की 17th टर्म्स के पास साथ पूछे, सबका मैं तरीका बता दूंगा कि जब आपको दोनों एपी की एन टर्म्स का जोड़ का रेशियो दिया है तो उन दोनों एपी की एक सेम पोजीशन की वैल्यूज का रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखो ध्यान से, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, T13 1 बाई T13 2। और मेरी प्रोसेस सुनना गौर से, कैसे यूज करेंगे हम इसका T13 1 बाई T13 2 निकालने का। उसके बाद चाहे वो T17 1 बाई T17 2 पूछे, चाहे 17th टर्म का रेशियो पूछे, कुछ भी पूछे रे, कहीं भी एक सेम टर्म की रेशियो निकाल देंगे दोनों एपी की, जब हमें दोनों एपी का टर्म का सम का रेशियो गिवन होगा। अगर आप इस प्रोसेस को समझेंगे तो कैसे, अगर मेरे को दोनों एपी की 13th टर्म का रेशियो निकालना है तो मुझे T13 1 बाई T13 2, 1 का मतलब फर्स्ट एपी, 2 का मतलब सेकंड एपी। तो पहली एपी की 13th टर्म का एक्सप्रेशन बताओ क्या होगा, A1 पहली एपी की फर्स्ट टर्म 13 माइनस 1 फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस, समझ में आ गई। दूसरी एपी की 13th टर्म बताओ, दूसरी एपी का फर्स्ट टर्म प्लस 13 माइनस 1 दूसरी एपी का कॉमन डिफरेंस। बताइए अब T13 1 बाई T13 2 दोनों एपी की 13th टर्म का रेशियो इसी के इक्वल आता है। अब बेटा ये जो T13 1 बाई T13 2 का एक्सप्रेशन है, इसमें तो ये तो कहीं आसपास भी यूज नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना है, जब हमें दोनों एपी की एक पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यूज का रेशियो निकालना है तो आप जिन दोनों एपी की एक पर्टिकुलर टर्म का रेशियो निकालना है उन दोनों रेशियो के जो एक्सप्रेशन है nth टर्म के, मतलब पहली एपी की 13th टर्म का जो एक्सप्रेशन है और दूसरी एपी की 13th टर्म का जो एक्सप्रेशन है, आपने दोनों एपी की 13th टर्म के ये जो एक्सप्रेशन है ना, इन दोनों को सम के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। दैट इज द मेन पॉइंट। आपको अगर दोनों एपी की 13th टर्म का रेशियो निकालना हो, 17 टर्म का रेशियो निकालना हो तो कैसे करेंगे। अगर आपको 13 टर्म का रेशियो निकालना है दोनों एपी का, तो दोनों एपी की 13 टर्म का जो रेशियो है, ठीक है, उसमें पहली एपी की 13th टर्म का एक्सप्रेशन, दूसरी एपी की 13th टर्म का एक्सप्रेशन, पहली एपी और दूसरी एपी दोनों एपीज की 13th टर्म के जो एक्सप्रेशंस हैं, मतलब ये दोनों, इनको किस में चेंज करो, सम के एक्सप्रेशन में। तो ये तो क्या है, nth टर्म के एक्सप्रेशन, ये भी क्या है, nth टर्म का एक्सप्रेशन। तो ये दोनों तो nth टर्म के एक्सप्रेशन है जिसमें n13 है। तो nth टर्म के एक्सप्रेशन को, ठीक है, सम के एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मतलब tn के एक्सप्रेशन को sn के एक्सप्रेशन में कैसे बदला जाता है। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले अगर आपने एक tn के एक्सप्रेशन को sn के एक्सप्रेशन में बदलना है, tn के एक्सप्रेशन को sn के एक्सप्रेशन में बदलना है तो क्या प्रोसेस है, सुनिए। सबसे पहले आपने tn के एक्सप्रेशन में जहां भी a है वहां 2a लाना है। क्यों, क्योंकि sn के एक्सप्रेशन में a के पास क्या होता है, 2a। तो आप क्या करो, सबसे पहले tn के एक्सप्रेशन को sn के एक्सप्रेशन में बदलने के लिए a को 2a बनाओ, तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना है, 12d1। अरे तो 13 माइनस 1 12 ही तो है, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2a2, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई होगा पूरा डिनोमिनेटर 12 इंटू 2d2। न्यूमरेटर को भी क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी 2 से। तो T13 1 बाई T13 2, गौर से देखना आप तुम, 2a1 प्लस ये कितना हो गया 24d1। टोटल निकाल लो d का कोफिशिएंट, 2a बनाने के बाद d का जितना टोटल कोफिशिएंट बनता है वो कैलकुलेट कर दीजिए, 24d2। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे आप, tn के एक्सप्रेशन को sn में बदलने का काम कर रहे हैं, तो जहां a है tn के एक्सप्रेशन में उसको पहले 2a बनाओ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करके। दोनों tn के एक्सप्रेशन में a क्या बन गया, 2a बन गया। a को 2a बनाने के बाद, ये फर्स्ट स्टेप था a को 2a बनाना tn के एक्सप्रेशन को sn के एक्सप्रेशन में बदलने के लिए।
उसके बाद a को 2a बनाने के बाद जो d का टोटल कोफिशिएंट है उसको n-1 की फॉर्म में एक्सप्रेस करो। a को 2a में बदलने के बाद जो d का कोफिशिएंट है tn के एक्सप्रेशन में उसको क्या बनाइए, n-1 की फॉर्म में। तो 24 को अगर मैं n-1 की फॉर्म में लिखना चाहता हूं, अगर मैं 24 को n-1 की फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा, 24 को n-1 की फॉर्म में 25-1 इंटू d1 डिवाइड बाई नीचे क्या आएगा 2a2 25-1 इंटू d2। पहला काम क्या था, a को 2a बनाना। दूसरा प्रोसेस, दूसरा स्टेप क्या है, d के कोफिशिएंट को n-1 में बदलना। दो काम हो गए। अब तीसरा, और ये जो मैं बता रहा हूं ऐसे ही अप्लाई करोगे, किसी स्टेप को पहले और बाद में नहीं करना। पहले a को 2a में बदलना है, फिर d के कोफिशिएंट को n-1 में बदलना है। अब क्या करोगे, अब आपका क्या हो जाएगा, n आपको पता चल जाएगा। अब n आपको पता चल जाएगा जब d के कोफिशिएंट को n-1 में बदला है। न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है उसका n भी 25 है, डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है उसका n भी 25 है। तो क्या करो, ये जो n बना है ना ऊपर, उस n/2 से बाहर मल्टीप्लाई कर दो। 25/2 2a1 प्लस 25-1 d1। नीचे डिनोमिनेटर वाला जो एक्सप्रेशन है उसके पास भी n की जगह 25 है, जो n है n/2 से क्या कर दो, उस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो न्यूमरेटर वाला एक्सप्रेशन भी क्या हुआ है, 25/2 से मल्टीप्लाई हुआ है, और डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन भी क्या हुआ है, 25/2 से मल्टीप्लाई हुआ है। t13 1/t13 2। न्यूमरेटर वाला एक्सप्रेशन भी 25/2 से मल्टीप्लाई किया है, डिनोमिनेटर वाला भी। तो बात बराबर रह गई। हमें मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड नहीं करना, क्योंकि ये दोनों चीज सेम चीज से मल्टीप्लाई हुई है। तो 25/25/2 कैंसिल होके 1 ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बात बराबर है। ये चीज और ये चीज बराबर है ना आफ्टर मल्टीप्लीकेशन भी। अब ऊपर वाला देखो, ध्यान से देखो ऊपर वाले एक्सप्रेशन को, n/2 2a प्लस n-1 d। a1 is the first term of first AP, d1 is the common difference of first AP। तो 25/2 2a प्लस n 25-1 d1, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d क्या होता है sn। तो 25/2 2a1 प्लस 25-1 इंटू d1 कितना होगा s25-1। पहली एपी की 25 टर्म के जोड़ का एक्सप्रेशन है, ठीक है। 25/2 2a2 प्लस 25-1 इंटू d2, ये दूसरी एपी की 25 टर्म तक के जोड़ का एक्सप्रेशन है। तो t13 1 बाई t13 2 किसके इक्वल आता है, s25 1 बाई s25 2 के इक्वल आता है। तो आपको तो यही निकालना है, t13 1 बाई t13 2। क्या करेंगे आप, अब sn1 बाई sn2 पता है, s25 1 बाई s25 2 निकालना है। तो इस एक्सप्रेशन में जहां भी n है उस n को आप 25 से रिप्लेस कर दो, क्या मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में इस एक्सप्रेशन में अगर n को 25 रखूंगा तो 25s1 25s2 क्या आएगा 5 इंटू 25 प्लस 4 डिवाइड बाई 9 इंटू 25 प्लस 6। अब इससे आगे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। This is the process to calculate the ratio of the same nth term of the two AP when we know the ratio of the sum of n terms of the two AP। समझ गए। अब आपको क्या करना है, इसके 11 क्वेश्चन करने हैं इस असाइनमेंट के, उसके बाद हम कल करेंगे, कल इस असाइनमेंट को कंप्लीट कर देंगे।